साथियों, पिछले चैप्टर्स में आपके कई सारे सवाल आए जिनका समयाभाव की वजह से हम जवाब नहीं दे पाए। हमारी बहुत कोशिशों के बाद भी वो सवाल अनुत्तरित ही रहे। हमने आपके उन सभी सवालों को एक जगह एकत्रित करवाया है और अब धीरे धीरे आपके उन्हीं सवालों को हम लेंगे। और यह जो सवाल हैं ये जिन्होंने किए हैं उनको तो उत्तर मिलेगा ही, लेकिन ये सभी के लिए कुछ सीखने में भी काम में आएगा। अब सबसे पहले हम आज एक सवाल ले रहे हैं जिसमें यह पूछा गया है कि मेष लग्न में बुध यदि तृतीय भाव यानी स्वयं की राशि में ही हो तो उसके क्या परिणाम मिलेंगे। तो देखिए, मेष लग्न में बुध जब तृतीय भाव मिथुन राशि में बैठा है, इसका मतलब तृतीय अपनी स्वयं के भाव में ही बैठा है। पहली बात तो यह हो गई। अब इसका परिणाम क्या होगा, तो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिए कि यह मेष लग्न में बुध तृतीय भाव की बात हो रही है। और हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि मेष लग्न में भाव और राशियाँ एक ही होती हैं, तो यहाँ पर कैलकुलेशन बिल्कुल सीधा साधा सा होगा। अब यहाँ पर बुध जब तृतीय भाव स्वयं की राशि में बैठा है तो तृतीय भाव तो एक्टिव होगा ही, और यह लग्न को भी एक्टिव करेगा क्योंकि यह स्वयं के भाव से एक भाव की दूरी पर ही बैठा है। याद रखिए, जब भी कोई ग्रह अपने ही भाव में बैठा हो तो उसकी दूरी एक होगी, इसलिए वहाँ पर लग्न भी एक्टिव हो जाएगा। तो यह तो हो गई बुध के स्थान फल की बात कि बुध ने तीसरे भाव में बैठकर क्या भाव एक्टिव किए, और इसके विपरीत भाव यानी सप्तम और नवम ये दो भाव डीएक्टिवेट हो जाएंगे। जब भी कोई भाव बढ़ता है तो उसके सामने वाला भाव ऑटोमेटिकली कमज़ोर हो जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। बुध की उच्च राशि की बात करें तो बुध की उच्च राशि होती है कन्या। अब बुध की कन्या राशि मेष लग्न में छठे भाव में पड़ती है, तो यह छठा भाव भी यहाँ पर एक्टिव होगा। अब इसके आगे का सूत्र हमने आपको बताया था कि उच्च राशि से ग्रह कितनी दूर बैठा है, तो वह देख लीजिए। कन्या राशि से यानी छठे भाव से बुध यहाँ पर दसम भाव की दूरी पर बैठा है, तो यहाँ पर छठा भाव भी एक्टिव होगा और दसम भाव भी एक्टिव होगा। अब यहाँ पर आप दृष्टि की बात करेंगे तो दृष्टि जाएगी नवम भाव पर। अब चूंकि ये स्वयं तृतीय से हैं, इसलिए इनका जो दृष्टित भाव है नवम वह कमज़ोर होगा ही, जो कि पहले भी हमने आपको बताया कि एक्टिव भाव के सामने वाला भाव वैसे ही डीएक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ पर नवम भाव भी डीएक्टिवेट होगा ही, जो कि पहले ही हो चुका है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हमको लग्न, तृतीय, षष्ठ और दसम ये चार भाव एक्टिव मिले। अब हम डीएक्टिवेट भावों की बात करें तो सबसे पहले देखिए कि बुध की नीच राशि कहाँ है। तो यहाँ पर बुध की नीच राशि 12वें भाव में है, तो 12वां भाव स्वाभाविक ही डीएक्टिवेट हो जाएगा। और 12वें भाव से जो दूरी है बुध की वह देख लीजिए। 12वें भाव से बुध चौथे भाव की दूरी पर बैठे हैं, तो चतुर्थ भाव भी यहाँ पर डीएक्टिवेट होगा, यानी द्वादश और चतुर्थ ये दो भाव यहाँ पर डीएक्टिवेट हो गए। और दृष्टिवश नवम और सप्तम ये पहले ही डीएक्टिवेट हो चुके हैं, क्योंकि लग्न बढ़ेगा तो सप्तम जाएगा, तृतीय बढ़ेगा तो नवम जाएगा। चाहे आप उसको दृष्टिवश समझ लीजिए नवम का डीएक्टिवेशन। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हमको जो डीएक्टिवेट भाव मिले वह मिले चतुर्थ, नवम, द्वादश और सप्तम। ये चार भाव हमको डीएक्टिवेट मिल गए। तो कुल मिलाकर इस कैलकुलेशन का सार यह निकला कि लग्न, तृतीय, षष्ठ और दसम ये एक्टिव भाव हैं, और चतुर्थ, नवम, सप्तम और द्वादश ये डीएक्टिवेट भाव
आपके सामने हैं, बस इन्हीं से आपको फलों का पता चल जाएगा। तो जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं यहाँ पर, वो यहाँ थोड़ा वीडियो को रोकें रिजल्ट जानने के पहले और अपना अभ्यास करें कि ये किस तरह से फल मिलेंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। और जिन लोगों को केवल फल ही जानना है, मान लीजिए किसी का मेष लग्न में तृतीय भाव में बुध बैठा है और उसको सिर्फ फल जानना है, ज्योतिष से उसका ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ बहुत से लोग सिर्फ फल जानने ही आते हैं, तो उनके लिए बता देते हैं कि यह बुध यदि नक्षत्र स्वामी है तो इस जातक को छोटे भाई बहन अवश्य होंगे। यह बुध इस बात का इशारा करता है कि जातक को छोटे भाई बहन अवश्य होंगे, और यह नक्षत्रपति भी है, इसलिए यह पिता के लिए कष्टकारी स्थितियों का निर्माण करेगा। बाकी जातक मेहनती होता है, पुरुषार्थी होता है, लेकिन इसके साथ ही साथ वह थोड़ा भ्रमित रहता है, डिसीजन लेने में सोचता ज़्यादा है और भ्रम की स्थितियां उसके सामने बनती हैं। पढ़ाई लिखाई सामान्य रूप से हो जाती है और इस जातक की जो सोच होती है वह व्यापार की तरफ होती है। यह नौकरी भी करता हो तो हमेशा इसकी सोच में यही चलता रहता है कि मैं यह धंधा कर लूँ, वह धंधा कर लूँ। कुल मिलाकर इसकी व्यापारिक सोच होती है। यहाँ पर पैतृक संपत्ति का योग बढ़िया बनता है और इनके पास होती भी है, लेकिन स्वार्जित संपत्ति यानी जो स्वयं संपत्ति बनाए उसमें इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खुद के नाम से संपत्ति बना ले तो उसका सुख नहीं मिल पाता। अब इसमें कई कारण हो सकते हैं, अन्य ग्रहों का भी योगदान रहता है, अकेला बुध ही कुछ नहीं करता, पर यह नक्षत्र स्वामी होने की स्थिति में खुद के नाम से संपत्ति बना ले तो या तो वह उसको किराए पे दे देगा, या जहाँ पर इसने संपत्ति बनाई उसमें रहने का सुख नहीं मिलेगा। मान लीजिए इसका कहीं ट्रांसफ़र हो गया, या फिर कुछ ऐसी स्थितियां बन जाएं कि इसको बेचना पड़ जाए, तो स्वार्जित संपत्ति का सुख यह बुध नहीं देता है। हाँ, इसको अगर स्वार्जित संपत्ति बनानी है तो यह पत्नी के नाम से बना ले तो वह टिक जाएगी, या पिता के नाम से बना ले। पिता और पत्नी के नाम से बनाई गई संपत्ति इसको अच्छा सुख देती हैं और टिक भी जाती हैं। और इन जातकों को बार बार ऋण लेना पड़ता है, यानी ऋण इनके भाग्य में ही होता है, और ज़्यादातर ऋण यह या तो अपने व्यापार के लिए लेगा, या पैतृक संपत्ति में कुछ निर्माण के लिए लेगा, या पैतृक व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए लेगा। कुछ इस तरह का ऋण इनके भाग्य में रहता ही है। और यदि यह जातक कारपोरेट क्षेत्र में हो तो उनके लिए बहुत बढ़िया फल इसमें मिल जाते हैं, क्योंकि कारपोरेट क्षेत्र में ऋण चाहिए, बिना ऋण के वहाँ पर काम नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ लाखों करोड़ों के प्रोजेक्ट होते हैं, तो ऋण इनको आसानी से मिल जाता है। तो कारपोरेट क्षेत्र का व्यक्ति हो उसके लिए इस मामले में यह बुध बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। वैसे यह जातक मेहनती और पुरुषार्थी होता है, सोच भी इसमें होती है, लेकिन इन जातकों को ज़्यादा भ्रमित होने से बचना चाहिए। इस बुध में सबसे बड़ी खराबी यही है कि यह जातक को भ्रमित रखता है और उस भ्रम से बचना है। और उपाय स्वरूप यदि हम आपको बताएं तो इन व्यक्तियों को, जैसे बुध की दशा चल रही हो इस मिथुन राशि के तृतीय बुध की मेष लगन में, तो रात को साबुत हरे मूंग भिगो दे और सुबह पक्षियों को डाले तो इसको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। और एक इस दशा के दौरान साबुत हरे मूंग खाने से बचना चाहिए। तो आशा है आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार आपसे मिलते हैं अगले सवाल के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।